चलो अब स्टार्ट करें क्या हम लोग। देखो ध्यान से, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। इफ यू रिकॉल, ये वी आर डन विद दिस क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास, है ना। वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, याद है। काफी लंबे Yes, मेथड sir. किया था, है ना। काफी लंबे मेथड से किया था, बट हम लोग को उस मेथड से समझ में आई थी चीजें। समझ में क्या आई थी चीजें, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी सीरीज में होंगी दो रॉड, तो इसमें जितना हीट फ्लो रेट होगा, यानी याद करो इसको हमने H1 बोला था, कि जितना हीट आयरन में पर सेकंड एंटर कर रही है, उतनी आयरन से पर सेकंड क्या होगी, निकलेगी। उतनी ही ब्रास में जाएगी, और उतनी ही पूरे कंपाउंड बार में फ्लो कर रही होगी। तो हम लोग ने क्या लिख दिया था, H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2। रिकॉल। और एक चीज और हम लोग ने देखी थी गिवन इन्फॉर्मेशन से भी, कि सीरीज में हमेशा क्या रहता है, जो इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T1, जो इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T2, और जो पूरे नेट इसके बीच है डेल्टा T, दैट इज नथिंग बट, याद करो, ऐसा आया था डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, इसका Yes, डिफरेंस sir. प्लस इसका डिफरेंस मिलकर Yes, टोटल sir. डिफरेंस आया था। याद है ये चीजें, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल करो, आ जाएंगी याद। ठीक है। अब ध्यान से समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तुम लोग के पास आए, तो कैसे सॉल्व करना है वो जल्दी से देखना, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज बी विद मी, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, जो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, उसको हम कहते हैं एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, Analogy of electric current. एनालॉजी विद विद इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। करंट। क्या होता है, ये जो फॉर्मूला था हमारा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अगर तुमको याद हो, क्या था, H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, यस और नो। तो ये फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता है, धनुष्का कमॉन, सब इधर ही रहना है ना, कोई सोना नहीं प्लीज। तो एच को हम डिफाइन कर रहे थे कुछ तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से, चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम। ऐसे ही बच्चों, जब साइंटिस्ट ने ये देखा आई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय आर वाला फॉर्मूला, है ना, तो इसमें हम आई को भी कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ तो डेल्टा स्मॉल क्यू अपॉन डेल्टा टी। भले ही यहाँ पे ये स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये क्यू हीट है, दोनों अलग है, बट कुछ का चेंज अपॉन टाइम। अच्छा तुम लोग को अगर याद हो, हम लोग ने पढ़ा था कि हीट जो होती है वो किस कारण फ्लो करती है, हीट फ्लो का रीजन क्या हमने पढ़ा था, बोलो। अनुराग, अर्चना, आयुषी, बबीता, रिकॉल 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 क्लास है ये, अनीशा, अंजलि, Sir, अनुराग। electron vibrate होने. टेम्परेचर डिफरेंस था रीजन, भूमिका, बबीता क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस कारण हीट फ्लो कर रही थी। नैन्सी, मुस्कान, मेघा, प्रतिभा, प्रिया, एवरीवन, तुलसी, तारना, याद आया, स्नेहा। Because of their average kinetic Yes, sir. energy. एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हमने उसको मैकेनिज्म में पढ़ा था, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ रीजन क्या है उसके फ्लो होने का, कौन सा फोर्स है जो उसको पीछे एक्ट कर रहा है, वो फोर्स क्या था, Friction. टेम्परेचर डिफरेंस। Difference in टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे ही करंट की बात करें तो करंट किसके कारण फ्लो करता है, पोटेंशियल From डिफरेंस। potential के कारण. तो फिजिसिस्ट ने देखा दोनों ही फॉर्मूले में क्या है, कोई तो डिफरेंस है जो कि क्या कर रहा है, पुश कर रहा है हीट को या करंट को फ्लो करने के लिए। अच्छा ये आर अगर तुम लोग याद करो, तो ये आर क्या था, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी से टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आर इक्वल टू रो एल में। Yes, sir. Yes, अच्छा इस फॉर्मूले को अब देखो, मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखूंगा, ध्यान से देखना, डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए। देखो ये टर्म बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेजिस्टेंस, देखो लग रहा है या नहीं, सेम तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है नहीं। तो yes फिजिसिस्ट sir. ने इसको क्या बोला, इसको बोला थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे इसका काम होता है करंट को अपोज करना, ये ज्यादा होगा तो करंट में होगा, वैसे ही इधर इसका काम है हीट करंट को या हीट को अपोज करना, जितना ज्यादा होगा ये हीट उतनी ही कम रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब एक चीज याद रखना, आज से हम इसको बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, और एच को, हीट को हम क्या बोल सकते हैं, हीट फ्लो रेट को, आज से हीट करंट क्या बोल सकते हैं, बोलो मेरे साथ, Heat current. Heat current. Heat current. ठीक है। अब सब बच्चों को पता है, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं हमारे पास, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता था हमारे पास, Plus R2. R1 plus R2. ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इधर लगाऊं, ये मेरा है थर्मल रेजिस्टेंस, और सपोज करो दो रॉड सीरीज में है,
ठीक है, इसकी लेंथ है L1, इसकी L2, नेट लेंथ है L। एरिया सबका मान लो अलग अलग है, A1 A2 A3। ए है पूरी कंपाउंड रोड का एरिया, A1 है एक रोड का, A2 है दूसरी रोड का। तो इफ यू रिकॉल, सुप्रिया याद करो बच्चा, क्या होता है सीरीज में हम इसको रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं L अपॉन के इज इक्वल्स टू L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन प्लस L2 K2 अपॉन K2। K2 A2। ठीक है, और अगर याद हो तुम लोग को, यही फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था और इसी से सॉल्व करके आंसर लाए थे। Yes, sir. ठीक है, ये होता है सीरीज के लिए, और सीरीज में क्या होता है मोस्टली L1 और L2 जुड़ के L हो रहे होते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं बट मोस्टली केसेस में। अच्छा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है ना, K अपॉन वन L अपॉन L1 प्लस वन अपॉन प्लस A1 A2 A2 अपॉन L2। L2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। No, नो sir. सर। अच्छा, इस फॉर्मूले से एक बार ट्राई जरूर कर लेना। इसमें क्या होता है मोस्टली A1 प्लस A2 मिलके A हो जाते हैं। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, कोई चीज मैंने कैसे लिख दी है। No, sir. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज करके टाइम मिले तो चेक कर लेना कि सेम आंसर आएगा जो हमारा लास्ट टाइम आया था बड़े वाले मेथड से। बड़ा वाला मेथड समझना इसलिए जरूरी था बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द सेम से, बट एग्जाम में आए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2। आई होप चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैंने ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था नहीं दिया था? कर दिया था. वो हुआ किसी से? चलो मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, I'll just read out the question for you. और द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव अ वेरी लॉन्ग रॉड। बहुत लंबी रॉड है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये रही बहुत लंबी रॉड मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड हैज वन एंड 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी रॉड कहीं तो इधर बहुत हाई टेम्परेचर पे, हमें नहीं पता। ठीक है, फिर कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द लो टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है, देखो हमें क्यों समझ में आया था कि हमें अब डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं कि ये वाला, देखो H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल कब हमें यूज करना है, जब के और ए दोनों ही कांस्टेंट हो। बट अगर तुम्हें कभी इस टाइप की रॉड मिल जाए, ऐसे मतलब जिसमें हर एक्स के साथ क्या हो रहा हो, क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो, है ना, जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो एरिया चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, इस टाइप की यस रॉड सर। में। या फिर तुम्हें कोई अभी जो क्वेश्चन है वैसा कि रॉड दे दे और बोले कि यहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है, यहाँ पे ऐसे चलते चलते Kn है। मतलब कुछ तो जैसे जैसे तुम एक्स में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है। इन सब केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, ये वाला डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो कह रहा है K इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू K0 1 प्लस अल्फा एक्स, वेयर K0 की वैल्यू दे दी गई है 10 स्क्वायर SI यूनिट में है बोल रहा है, अल्फा की वैल्यू भी एसआई यूनिट में दी गई 1 पर मीटर। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द फर्स्ट एंड द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम यहाँ से लोअर एंड से, देखो लिखा है लो टेम्परेचर वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम लो टेम्परेचर, लो डिस्टेंस से तुम कोई भी रैंडम डिस्टेंस लोगे एक्स, कोई भी रैंडम डिस्टेंस एक्स लोगे तो वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, K0 1 प्लस अल्फा एक्स। देखो एक्स पे डिपेंड कर रही है ये वैल्यू, जैसे जैसे एक्स की अलग वैल्यू आएंगी के की वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कहीं पे तो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है टेम्परेचर, मान लो यहाँ कहीं एक 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें बतानी है ये लेंथ, कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। देखो साफ साफ उसने क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करें, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब इसमें ध्यान क्या Yes, देना sir. है, यस सर। हीट का डायरेक्शन कौन सा होगा, Lower to higher. लोअर टू लो हाई टू नहीं, लो हाई टू लोअर, टेम्परेचर ये टू होगा, हाई टू Higher to लोअर। lower. हाई टू लोअर। ये वाला होगा। ठीक है, भूलना नहीं। फॉर्मूला क्या था डिफरेंशियल, बोलो सब, H इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी ए। चलो वैल्यूज पुट करो, देखो H कितना दिया है, सानिया बताओ, सलोनी, सुप्रिया बताओ कितना दिया है H, सुप्रिया Sir, वन 1 वॉट। watt. 1 वोल्ट, एसआई यूनिट में ही है 1 लिख दो, माइनस के की वैल्यू कितनी दी गई है
K naught 1 plus alpha x. ए नॉट नॉट प्लस अल्फा एक्स 1 + α x। एरिया कितना दिया गया है? 1 centimeter square. 1 सेंटीमीटर। शुभांगी, ताड़ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? सही से लिख No बेटा। sir. संस्कृति, सान्या, सलोनी, क्लियर है चीजें? तो मैं Sir. डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया की जगह 10⁻⁻4। ठीक है, उसके बाद क्या है? dt/dx। अब dt या dx की जगह कोई वैल्यू मत पुट कर देना, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें तो बहुत एक छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट हमने लिया है एक डिस्टेंस आके, उसकी लेंथ है dx और यहाँ पे मान लिया टेम्परेचर डिफरेंस है dt। ठीक है, मतलब समझना इसका मतलब क्या होता है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये रहा बहुत छोटा सा एलिमेंट रॉड। इस रॉड के एलिमेंट की यहाँ पे डिस्टेंस मैंने लेट करी है dx और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस मैंने लेट किया है dt। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस अच्छा, सर। ये dt बहुत, अब ये dt समझना यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है। dt का खेल, dt क्या होगा? इधर का माइनस, मतलब लेफ्ट का टेम्परेचर माइनस राइट का, या राइट का माइनस लेफ्ट का? Right का minus left का. राइट। देखो मैं, सुनो अभी एक चीज समझो, मैंने क्या बोला था तुमसे। dt का जब भी हम लिखते हैं, हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल किसके रेफरेंस में लिखेंगे? हीट के रेफरेंस में। तुम्हें पता है हीट का डायरेक्शन ये है, हीट का डायरेक्शन ये है, तो राइट वाला इनिशियल पॉइंट हो गया हीट के लिए, या लेफ्ट वाला? Right वाला initial राइट और वाला left वाला इनिशियल पॉइंट है। final. तो हम क्या भी लिखेंगे? लेफ्ट माइनस राइट लिखेंगे अगर लिखना होगा तो। इसका मतलब ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले देखो इधर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं। के नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 10² माइनस 10²। 1 + α की वैल्यू 1 है तो x लिख देता हूँ। 10⁻⁻4 dt/dx 1। अब सारे x वाले टर्म एक तरफ कर दो, dt वाले एक तरफ कर दो। तो देखो 1/1 + x dx इक्वल्स टू 10⁻⁻2 -4 कितना हो गया? -10⁻⁻2। है ना, बेस से में पावर अलग ऐड हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमें लेनी है लिमिट। तो अब इंटीग्रेट करेंगे 1/1 + x। देखो यहाँ पे dx है, तो dx मेरा कैसे कैसे वेरी कर रहा है? dx मेरा 0 से यहाँ से वेरी कर रहा है। dx बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस dx ले रहा हूँ, 0 से कहाँ तक जा रहा है? L तक जाएगा। मान लिया मैंने L पे मुझे 100 डिग्री सेल्सियस मिलने वाला है, तो 0 से L तक जा रहा है dx। अब -10⁻⁻2, यहाँ पे जब dt को इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया कौन से। अब dt की लिमिट पता है बच्चे क्या बताएंगे? बताओ मुझे, dt की लिमिट क्या लिखूं मैं? टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 देखो, टू बस 0 यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा कि हम x के लिए अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हम dt के लिए भी इधर से इधर जाएंगे और लिमिट डालेंगे कि 0 से चालू हुई है और 100 तक पहुंची है। मैंने बोला नहीं, dt क्या था? हाई से लोअर हीट ऐसे फ्लो कर रही है, तो हीट के लिए फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है? वो कहाँ पे पहुंचने वाली है अल्टीमेटली? 0। 0 और डिग्री चालू 0 डिग्री पे पहुंचने वाली है, और चालू कहाँ से हो रही है? 100 से। 100 तो से. इसकी लिमिट क्या लिखोगे? 100 से। 0 ये चीज क्लियर है? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं मोस्टली, और एग्जाम में गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है dt के रेफरेंस में, यहाँ पे लिखना है dx के रेफरेंस में। दोनों रेफरेंस अलग है, सेम नहीं है। dx का रेफरेंस देखोगे तो ऐसे से ऐसे जा रहा है, और dt का रेफरेंस मेरा ऐसे से ऐसे आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है चीजें? अब बस इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन होता है ln 1 + x, इसकी लिमिट जाएगी 0 से l। इसको देखो -10²। अच्छा मैं माइनस, चलो ऐसे रहने दो, इसका इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट जाएगी 100 से 0। देखो इधर लॉन के एल, एक्स की जगह एल लिखा, लॉन 1 + l आया। एक्स की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा? लॉन 1 -10² हुआ। ये क्या हो गया? टी की जगह 0 माइनस टी की जगह 100। ये हो गया कितना? ये है -2 है, सॉरी सॉरी, देखो -2 है। अब 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। अब देखो ध्यान से, लॉन 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसको मैं लिखूंगा लॉन 1 + l।
अब इसको मैं एंटी लॉग लूंगा तो क्या आएगा, e टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एल। फॉर्मूला याद रखना, अगर लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू वाई है तो हम क्या लिखते हैं इसको बच्चों, इसको हम लिखते हैं ए टू द पावर वाई इक्वल्स टू बी। एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, धीरे धीरे सीख जाओगे प्रैक्टिस करके। e की पावर 1 2.7 1 प्लस एल, एल हमें फाइंड करना है, एल कितना आ गया 1.7, तो 1.7 मीटर्स पे हमें 100 डिग्री मिलने वाला है। क्लियर है चीजें सबको? Yes, बोले sir. स्नेहा, शुभांगी, शीतल? Yes. चलो, और कोशिश क्या करो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेती जाओ। अब देखो कन्वेक्शन समझते हैं। कन्वेक्शन वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में ही काफी क्लियरली आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, बट जस्ट इन केस सुप्रिया, हम लोग क्या करते हैं, सुगंधा, कल्पना, बच्चों क्या करेंगे आज, एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। सो व्हाट द डेफिनेशन सेज दैट कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ऑब्वियसली सबको पता है कि लाइक कंडक्शन इज आल्सो अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बट वहां पे क्या हो रहा होता है, पढ़ो, रीड करो, अनुराग, क्या ले होता है एक्चुअल, पढ़ो, Actual अनुराग, motion अर्चना, motion of matter. एक्चुअल Actual मोशन ऑफ मैटर, motion of यानी matter. बल्क मोशन। वेरी गुड निष्का, बल्क मोशन होता है। बल्क मोशन मतलब क्या होता है, चीजें एक्चुअल में मूव कर रही है, पूरा पूरा मटेरियल मूव कर रहा है, मीडियम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है। क्लियर है चीजें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कनक, क्लियर है कनक? Yes, sir. ओके। अब कन्वेक्शन देखो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और फोर्स। सिंपल सी बात है, नेचुरल में क्या होगा, जो रितिका बल्क मोशन होगा दैट इज ऑन देयर ओन, मतलब अपनी वजह से होगा। और फोर्स में क्या होगा, हम जबरदस्ती उसको फ्लो कराएंगे, ठीक है। जैसे तुम बॉयल, अब देखो वाटर का एग्जांपल बहुत अच्छा होता है। जब तुम वाटर वाटर बॉयल कर रहे होते हो ना, मान लो वाटर बहुत कम डिग्रीज पे है, 0 डिग्री से तुम बॉयल करना चालू कर रहे हो, तो इनिशियली पानी में क्या चीज डोमिनेटिंग होती है पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन नहीं। क्योंकि क्या होगा, पानी की नीचे लेयर गर्म होगी, फिर वो धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर गर्म करेगी, फिर वो ऊपर वाली गर्म करेगी, धीरे धीरे जब होगा ना, तब होगा वहां पे कंडक्शन। बट जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, तो लोग ये चीज ऑब्जर्व ही करिए, पानी कैसा होना चालू कर देता है, बॉयल होना चालू कर देता है, Yes, sir. मॉलिक्यूल्स में Yes, रैंडम sir. मोशन बढ़ जाता है। और जैसे ही रैंडम मोशन बढ़ता है, वहां पे कन्वेक्शन डोमिनेटिंग हो जाता है और कंडक्शन नहीं बचता है। अब बचता है बट डोमिनेटिंग क्या हो जाता है, कन्वेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ही जो गर्म पानी है वो हल्का होने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स है, ठंडे मॉलिक्यूल्स है पानी के, वो क्या करेंगे, वो नीचे जाएंगे. नीचे आएंगे। नीचे आ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों मूवमेंट हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है ना। जो गर्म वाले हैं वो अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, और जो हैवी वाले हैं, ठंडे वाले, वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। Yes, Yes. sir. यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी? प्रियंका, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? अच्छा, कन्वेक्शन में बस एक सिंपल सी बात देखिए, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना, छोटे वाले हल्के हो जाते हैं तो वो अपने आप ऊपर जाते हैं, भारी वाले क्यों नीचे आते हैं, मैं बोल ही रहा हूँ वर्ड्स, तो मेरा मतलब क्या है, ग्रेविटी से, है ना। तो देखो, यही रीजन रहता है, जब सी शोर पे तुम जाके रहोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा तुम्हें फील होता है दैट ड्यूरिंग अ डे द ग्राउंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर बॉडीज। तो उसके कारण क्या हो रहा होता है, जस्ट अ सेकंड, मतलब ये बस एक फैक्ट टू नोट है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये होता है कि देखो यहाँ पे की जो एयर रहती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ की जो होती है वो क्या होती है, ठंडी एयर होती है। तो गर्म एयर क्या करेगी, ऊपर उठती है, इधर जाती है, और ठंडी एयर इधर आती है, तो ऐसा साइकिल से चलने लगती है। अब ये कैसा कन्वेक्शन है, फोर्स की है, फोर्स है या नेचुरल है? Natural. Natural. नेचुरल है ना, नेचुरल कन्वेक्शन है। इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है, ठंडी, हम लोग को ठंडा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास से जो गर्म हवा हो रही है वो उठ के जा रही है, ठीक है, इट्स नेचुरल कन्वेक्शन। और रात में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रात में उल्टा क्यों होता है, क्योंकि पूरे दिन भर में सारी की सारी गर्म हवा यहाँ पहुंच गई होती है, ठीक है, और जितनी भी रात में होती है वो सब ठंडी हवा इधर हो गई होती है, तो अब उल्टा होता है रात में, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब ये सब तो नेचुरल कन्वेक्शन के जस्ट एग्जांपल्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, वो भी बच्चों को मेरे पता है। तुम हीटर लगा के बैठे हो, हेयर ड्रायर यूज करते होगे, जनाब, किया है हेयर ड्रायर यूज कभी? Yes, sir. Yes, sir. तो हेयर ड्रायर पे क्या हो रहा है, जबरदस्ती हम हीट को फ्लो करा रहे हैं, गर्म हवा, एयर फ्रायर्स आते हैं, एयर फ्रायर्स होते हैं, चिमनीज होते हैं, इन सब में फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है
है ना। देखो फोर्स एयर हीटिंग, बहुत कन्वेक्शन के बहुत ज्यादा, इवन लैपटॉप का कूलिंग होती है, मैं बता रहा था लास्ट क्लास में, फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ह्यूमन में बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो वो जो हीट ट्रांसफर करा रहा है ब्लड, वो करा रहा है सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन है। हार्ट जो है वो उसको जबरदस्ती फ्लो करा रहा है। अब ये मत समझ लेना कि हार्ट एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो नेचुरली हो रहा है। कई स्टूडेंट में से मैं पूछता हूँ बॉडी में सर्कुलेशन जो हो रहा है वो नेचुरल है या फोर्स्ड है, तो कहते हैं कि नेचुरल है बिकॉज हार्ट नेचुरल है। तो ये मत समझना, उसमें फ्लो समझना, जो फ्लो है ब्लड का वो हार्ट के कारण हो रहा है, हार्ट उसको पुश कर रहा है। चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है रेडिएटर का, है ना। गाड़ियों में कूलिंग होती है तो उसमें ना चेम्बर रहते हैं इंजन के बाहर, जहाँ पे पिस्टन वगैरह रहते हैं ना, उसके बाहर केसिंग रहती है। केसिंग में वाटर फ्लो हो रहा होता है, रेडिएटर से पानी ठंडा होके आता है, अंदर जाता है पानी, पूरे उसको इंजन को कूल करता है, फिर बाहर आता है। मतलब इंजन जो रहता है ना, सपोज ये इंजन है, सपोज तो ऐसे, तो इंजन के बाहर ना एक केसिंग लगाए रहते हैं, उस केसिंग में पूरा पानी फ्लो कर रहा होता है। एयर भी फ्लो करती है, पानी भी फ्लो करता है, अलग अलग टाइप से कूलिंग होती है। और ये फोर्स कन्वेक्शन होता है। देखिए यहाँ एयर फिल्टर लगे रहते हैं गाड़ियों में, कभी नोटिस करना जिसने कभी किया हो, थोड़ा इंटरेस्टेड हो ऑटोमोबाइल्स में, तो कन्वेक्शन का क्या है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेज है। ठीक है, इवन तुम पंखे के नीचे बैठे हो, तुम्हें जो ठंडी लग रही है वो कन्वेक्शन के थ्रू लग रही है। इज दैट क्लियर? संस्कृति, स्नेहा, कुछ Yes. पूछना है? रिया Yes, बेटा, sir. प्रिया, Yes. प्रतिभा, क्लियर है चीजें? पिंकी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कन्वेक्शन का फॉर्मूला अभी तुम लोग के लिए कोई नहीं है, वैसे तो होता है बट अभी के लिए कोई नहीं है। कन्वेक्शन का फॉर्मूला भी तुम आगे चल के पढ़ोगे, है ना। बी ए डेल्टा टी लिखते हैं बस इसको, खाली ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं रहता है, छोटा सा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, बट अभी नहीं है, सीधे सीधे एरिया पे डिपेंड करता है कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे तुम लोग को अगर एक और कन्वेक्शन का एग्जांपल दूं, तुम लोग ने बाइक बाइक या स्कूटी के इंजन देखे हैं? बाइक का इंजन तो सबने देखा होगा। तुम लोगों ने कभी एक Yes, चीज sir. नोटिस की देखा है? है. जैसे Yes, sir. चाहते तो हम बाइक का इंजन देखो यूं बना सकते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या अभी बताना चाह रहा हूँ। चाहते तो हम बाइक का इंजन ऐसा सिंपल सिंपल सीधा सीधा डब्बा बना सकते थे, बट ऐसा नहीं रहता है। वो रहता कैसा है, कभी किसी ने अगर नोटिस किया हो तो वो कुछ shit, तो वो कुछ इस टाइप का रहता है। देखो, ध्यान से देखना, उसमें कुछ तो ऐसे फिन्स लगे रहते हैं, ऐसे। कभी नोटिस किया है? Yes, sir. Yes, sir. है Yes, ना, sir. कुछ क्या? ऐसे ऐसे फिन्स टाइप के रहते हैं ना, इनको फिन्स बोलते हैं। तो इसका लॉजिक मतलब, अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो हैंड रेस कर देना, मैं कुछ अच्छा एग्जांपल दे दूंगा। मैंने पता नहीं क्या है, बट आई बिलीव कि गाड़ी के इंजन सबने देखे होंगे, बाइक के बाहर रहते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लेयर्स बनी रहती हैं, पिंस। तो वो ऐसे क्यों बनाया जाता है? इससे एरिया ज्यादा हो जाए और इसके बीच में क्या हो, हवा बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करे, तो क्या होगा, कन्वेक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है चीजें? Yes, sir. Yes, sir. और बस जस्ट जस्ट आई वांट टू टेल यू, कन्वेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल रहता है खाली, और कन्वेक्टिव कोफिशिएंट रहता है, वो सब फॉर्मुलेस बट अभी आपके कोर्स में नहीं। अब रेडिएशन की बात कर लें, ठीक है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको सबको पता है रेडिएशन, चलो कोई एक्सप्लेन कर दो पहले मुझे, फिर बात करेंगे। प्रतिभा, बताओ क्या होता है, एक आइडिया बताओ रेडिएशन का, अगर पता हो तो। आई एम जस्ट आस्किंग जेन्युइन, लाइक वेरी फ्रैंकली आई एम आस्किंग, है ना। Sir, प्रतिभा? radiation. Yes, sir. Sir, radiation is the energy that comes from a source and travels through space at the speed of light. ठीक है, प्रतिभा ने एक बहुत ही बुक वाली डेफिनेशन बताई जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, बट गुड। प्रतिभा वेरी Sir, गुड। may I? चलो Bhumika. भूमिका ट्राई करो, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। Sir, it is the mode of heat transfer which do not require any medium. शबनम बताओ, वेरी गुड भूमिका। Sir, Sir, it's energy transfer. सारे एनर्जी ट्रांसफर तो है, बट किसके थ्रू है, कंडक्शन में मोशन। जो मेन तुम्हारा रहेगा कंसिडरेशन क्या रहेगा, Emission स्नेहा of बताओ। energy. रुक जा भूमिका। Without any motion of actual particles. हाँ, वहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे। मुस्कान, क्लियर है चीजें? नैन्सी, निष्ठा, निष्ठा क्लास में हो नहीं? Yes, sir. प्रियंका, रिया? Yes, sir. ठीक है, सुप्रिया, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir.
कूल अच्छा। रेडिएशन में जो मेन होता है मोड ट्रांसफर वो हो रहा है ईएम वेव्स के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम बोलते हैं बच्चों ईएम वेव्स के कारण। क्यों? क्योंकि ईएम वेव्स एक लौती ऐसी वेव है जो बिना किसी मीडियम के, बिना किसी पार्टिकल के ट्रेवल करना जानती है, ठीक है। अब वो क्यों जानती है ऐसा, ये ऐसे समझो, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो, बट जस्ट ट्राई टू कोप अप विद दैट। गेटिंग? ध्यान से समझना देना आप, क्या होता है एक्चुअली जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। देखो अब तक तुम लोग ने क्या पढ़ा होगा वेव में, कि वेव के तुम्हें पार्टिकल्स की जरूरत होती है, और वेव तुमने अब तक पढ़ा होगा कि वेव क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो जैसे अगर तुम पानी में रिपल्स बनाते हो या पानी में एक एक वाटर मॉलिक्यूल को हिलाते हो तो उसमें ऐसे रिपल्स बनते हैं। और रिपल्स क्यों बनते हैं? वो रिपल्स क्यों बन रहे होते हैं? कि पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने बगल वाले को हिला देता है, उसका बगल वाला उसके बगल वाले को, उसके बगल वाला उसके बगल वाले को, तो ऐसे एक वेव बन जाती है, ठीक है। वेव मतलब क्या बताती है कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स बस अपना जगह हिल के रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जगह छोड़ जाते हैं। तो वही चीज हो रही होती है। बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है बच्चों, हमें पार्टिकल्स की नीड ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर वे में सपोर्ट करती है। देखो ये डायग्राम बनता है कि अगर एक प्लेन में, जैसे ये देखो, ये वाई एक्स प्लेन में तुम देखो, तो वाई एक्स प्लेन में हम क्या मूव करा रहे हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा ये टेक्निकल है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। तो जो वाई एक्स प्लेन में है, उस वाई एक्स प्लेन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, जो हमने बी से ई से कनेक्ट करी है ब्लू कलर से, ठीक है, ऐसे। और उसको सपोर्ट कर रही है हर जगह कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने ड्रॉ करी है किसमें, जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। ये सब अभी तुम आगे बहुत डिटेल में समझोगे, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो हमें बहुत रेयरली ही समझ में आती है, बिकॉज हमें बस याद करना पड़ता है। ये चीज ऐसी जो आप फिजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज आप कभी देख नहीं पाओगे कि इसका वेव का मूवमेंट कैसा है। बट अभी के लिए क्या यहाँ पे याद रखना है, ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ तो कांस्टेंट भी आएगा, परपेंडिकुलर होती हैं। और उनका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मतलब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, जैसे ई का डायरेक्शन मान लो ये है, तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेना दिखाऊंगा कैसे, राइट हैंड पाम रूल से। तो देखो ई का डायरेक्शन क्या है, ऐसा ऊपर है, दिख रहा है, देखो ई का डायरेक्शन ये है, जेड का डायरेक्शन ये है, तो इधर होगा प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ई क्रॉस बी रहता है, बस इतना समझ लो। मेन समझने वाली बात ये थी, ईएम वेव के कारण होता है एनर्जी का ट्रांसफर। अच्छा, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम कितनी होती है, सबको पता है, जो लाइट की होती है, कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर per second। ठीक है, सबको पता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन। अब रेडिएशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं चालू करूं तो तुमको पता होगा कि लाइट जो, मतलब तुम्हारे पास पता है, एक चीज समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इतनी कैटेगरी है ना, इतनी कैटेगरी है, मतलब मैं एग्जांपल के लिए एक चीज दूं तो मैं एक बीबीसी का एक देख रहा था, उसमें एक तो फिजिसिस्ट है, जिमल खलीली, तुम लोग देखना, उसने एग्जांपल दिया बहुत अच्छा। इतनी ज्यादा रेंज है ना ईएम वेव की, रेंज मतलब रेंज समझना, मैं एक्सपोजर दे रहा हूँ कि कितनी ज्यादा वास्ट रेंज है। तुम मतलब एक छोटा सा सैंड पार्टिकल उठाओ, ठीक है, और उसको कंपेयर करो अर्थ के मास से, तो बीच में जितने भी पॉसिबल मास आएंगे, मेरा कहने का मतलब समझना, एक रेंज समझो, सैंड पार्टिकल के मास को अर्थ के मास से कंपेयर करो, तो बीच में कितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ मासेस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा, उतनी ही ज्यादा है वेराइटीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में। तुम चेंज करते जाओगे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढेर सारी बनती जाएंगी। बट समझने के लिए ये समझना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी वेव में बनाऊं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की, ठीक है, गामा रेस, उसके पर कम होती है एक्स रेस की, फिर क्या होती है, फिर होती है तुम्हारे यूवी रेस, फिर होती है वायलेट, विबग्योर, ऐसा आता है पूरा, है ना, ये होता है विजिबल। इसके बाद फिर और कम कर दो फ्रीक्वेंसी तो आती है तुम्हारी क्या, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है।
और कम कर दो फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रारेड के इधर आ जाती है तुम्हारी रेडियो वेव, ठीक है। और रेडियो Yes, sir. वेव ये फ्रीक्वेंसी इधर कम हो रही है और वेवलेंथ ऐसे बढ़ेगी, है ना, लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक कम है। हो रही है। बहुत वास्ट जी रेंज। सर। अब ये चीज समझना कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, मतलब 0 केल्विन से किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो बॉडी क्या करेगी, रेडिएट करेगी, ठीक है। रेडिएट करेगी ही करेगी, तुम मैं हम सब रेडिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने अभी पिछली बार पढ़ा था ये चीज, अगर तुमको याद हो, कितनी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है। सपोज करो ये चीज कि हमें आग गर्म क्यों दिख रही है, हमें यहाँ पे फ्लेम गर्म क्यों दिख रही है, हम जो वो है रॉड, रॉड को हम अगर ओवरहीट कर देते हैं, रॉड आगे से लाल लाल क्यों दिखने लगती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, रेड लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रही है, रेडिएशन रिलीज कर रही है। हमें कोई भी लाइट दिख रही है ना, तो वो रेडिएशन है उसका, समझे। अगर आप 0 केल्विन पे चले जाओगे तो आपको लाइट ही दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि बिना लाइट वही चीज है जो रेडिएट कर रही है, ठीक है। रेडिएशंस जो हैं वो सब एक फॉर्म ऑफ लाइट है। तो रेडिएशन का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, तुम्हें हर लेवल पे देखने को मिलता है। क्लियर है चीजें? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, देखो जैसे इधर एग्जांपल्स दिए गए हैं कि भले ही देखो रॉड का एग्जांपल आ गया, रेड और आयरन, तुम्हें रेड क्यों दिख रही है, क्यों थर्मल रेडिएशन रिलीज कर रही है, ओके। और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, अब तुम खुद ही समझना। जैसे विबग्योर अगर मैं लिखूं, सपोज करो ऐसे लिखता हूँ मैं विबग्योर, सबको पता है ना, वायलेट, इंडिगो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Blue, green, yellow, orange, red. है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब रेड हमें मिलता है सबसे पहले, जब तुम कोई भी चीज को गर्म करना चालू करोगे तो सबसे पहले क्या होगी, रेड। Red. रेड के बाद फिर क्या होगी, Orange. Orange. ऑरेंज के बाद किस कलर की होगी, Yellow. येलो। येलो येलो। के बाद Blue. ग्रीन। Then ब्लू। blue, then blue. इंडिगो। Blue. वायलेट। फिर इंडिगो, फिर Blue. वायलेट। Violet. वायलेट। तो वायलेट। मतलब कभी तुम मेटल को बहुत हॉट करना, रेड हॉट के भी ऊपर लेके जाना कि वो मेल्ट ना हो, बहुत हाई प्रेशर के अंडर करना कि वो वेपर ना बने। अगर उतने हाई प्रेशर में तुम चीजों को ले जा पाए तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू चीज दिख रही है उसका मतलब ठंडा नहीं है, उसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म। गर्म है। गरम है। तुम स्टार देखोगे, अपना सन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए हमको वो कहीं ना कहीं रेड और ब्लू दिखता है, सॉरी रेड और ऑरेंज दिखता है। तुम अल्फा सेंचुरी या और बड़े बड़े Yellow तक स्टार देखोगे जा ना तो सकता उनका है, कलर yes. ब्लू बनाते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा गर्म है, ठीक है। सर जो ओके हमारी सर। सिलेंडर वाली गैस होती है, जब उसको बर्न करते हैं तो उसमें से भी तो ब्लू ब्लू लाइट दिखती है। हाँ, उसमें से भी हमें ब्लू लाइट दिखती है, ठीक है। अब एक चीज समझना, देखो इधर कोई भी बॉडी है, उस पे मान लो अगर रेडिएशन फॉल कर रहा है, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हर बॉडी एक साथ तीन चीज करेगी, क्या करेगी, ध्यान समझना। पहले तो रिफ्लेक्ट करेगी, मान लो क्यू आर अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी, साथ ही साथ थोड़ा सा वो क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी क्यूटी, और थोड़ा सा क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी क्यूए। अच्छा। मतलब जो क्यू अमाउंट था वो क्यू आर में थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं क्यू से, तो क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, ये सब जो टर्म आएंगे इसमें सब टर्म के नाम है, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिव पावर, है ना, या रिफ्लेक्टिविटी। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, यस सर। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। ये सब बस टर्म्स बता रहा हूँ इन केस आ जाए एग्जाम्स में तो, वैसे बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा मैंने लिखा है वो आया नहीं ना स्क्रीन पे, शायद नहीं आ गया। सर आ गया। Okay, just keep these things in your mind before beginning. Like there are many terminologies, ठीक है। इसमें कई चीजें ऐसी भी हैं लाइक इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, वो सब चीजें अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। मैंने बताया ना अभी कुछ से स्टार्टिंग वीक में हम काफी ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोग में भी सडन प्रेशर ना आए। तो आज से तुमको समझ में आ गया, पहले तो हर बॉडी रेडिएट करेगी, हर बॉडी रेडिएशन लेगी भी, हर हर बॉडी रेडिएशन देगी भी। जैसे सबसे प्यारा एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज करो आप खड़े हो फायर के आगे, है ना, तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या फायर का,
हमारा हमारा बॉडी का। हमारा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो रेडिएट हम भी कर रहे हैं, ठीक है, और मैं रेड से बना रहा हूँ जो फायर रेडिएट, तो रेडिएट आप भी कर रहे हो, रेडिएट फायर भी कर रही है, ठीक है। बट फायर पहली बात तो ज्यादा अमाउंट रेडिएट कर रही है, ठीक है। यस सर। और आप क्या कर रहे हो? आप कम अमाउंट रेडिएट कर रहे हो, मतलब आप जितना एब्जॉर्ब कर रहे हो वो अमाउंट बहुत ज्यादा है, और आप जो रेडिएट कर रहे हो वो बहुत कम है। और फायर के केस में उल्टा है, वो जो रेडिएट कर रही है वो बहुत ज्यादा है, और वो जो एब्जॉर्ब कर रही है वो बहुत कम है, ठीक है। तो हर बॉडी रेडिएट करती है, मैं तुम साथ में खड़े हैं तो हम दोनों रेडिएट कर रहे हैं। तुम मेरा रेडिएशन ले रहे हो, मैं तुम्हारा रेडिएशन ले रहा हूँ, ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है। ये चीजें क्लियर है, और हर जगह एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन तीनों होगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग एक आइडियल बॉडी डिफाइन करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडीज। ब्लैक बॉडीज क्या होती हैं? वो बॉडीज जो आइडियली, जिन पे सारा का सारा तुम एमिशन जितना भी डालो वो सब का सब क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। ठीक है। और वो सारा रेडिएशन इमिट भी कर रही होती हैं, जैसे सन को भी हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, क्योंकि वो सारे पॉसिबल रेडिएशन इमिट करता है, गामा रेज, अल्फा, बीटा, और तुम्हारी रेडियो वेव्स, विबग्योर, विजिबल वेव्स, सारी वेव्स रेडिएट कर रहा है, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो ब्लैक बॉडीज को हम वो बॉडीज, ये आइडियल बॉडीज हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं? दीज आर द बॉडीज विच विल एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल द पॉसिबल रेडिएशन, ठीक है। जितने रेडिएशन पॉसिबल है सब कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों मानते हैं? कंपैरिजन करने के लिए ना, रियल लाइफ में हमें आइडियल चीजें चाहिए तो हम कंपेयर कर पाएंगे। इजंट इट? वर्षा, तारना, सुप्रिया, हो क्लास में? सो यस तो सर। नहीं गए? सर। Yes, sir. माना थोड़ा बोरिंग है, बट डोंट स्लीप प्लीज। ये ऐसे ही है, तो कंडक्शन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कंडक्शन ही इंटरेस्टिंग भी है ज्यादा। गेटिंग? यस सर। अच्छा, अब देखो सिंपल था क्वेश्चन, व्हाई वी वियर व्हाइट क्लोथ्स और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर? सर बिकॉज जो डार्क कलर बिकॉज होते हैं लेस वो कलर डार्क को ज्यादा रिफ्लेक्ट हमारी नहीं रे कर को पाते अब्जॉर्ब हैं। करके रखते हैं, और वाइट होता है तो वो कम करता लाइट कलर इमिट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट कर देता है, इमिट नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई एम होपिंग सबने सुन लिया होगा, जस्ट इन केस किसी से रह गया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट वेरी वेरी गुड गाइस, यू नो दिस वेरी वेल। लाइट कलर्स क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशंस को, और डार्क कलर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम ब्लैक नहीं पहनते हैं, है ना, दिस इज द रीजन, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब थर्मस बॉटल का वर्किंग है, ये भी कई बार आ जाती है, तुम लोग को पता होना चाहिए। तो उसके इनर वॉल में तुमने देखा होगा तो कैसा ग्लास टाइप का रहता है, Yes, क्यों sir. रहता है? ग्लास टाइप यस का सर। क्यों रहता है? क्योंकि हीट खाली कंडक्शन और कन्वेक्शन से वहां पे नहीं होगी, रेडिएशन भी होगा। तो हम उसको पॉलिश बनाते हैं कि साला का सारा रेडिएशन क्या हो, अंदर ही रह जाए, बाहर ना लीक हो पाए। सर एक बार और। मैं एक बार और बताता हूँ। सुगंधा, कभी थर्मस बॉटल आपने देखा हो तो उसमें अंदर ग्लास या कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टाइप का रहता है नहीं रहता है? यस सर रहता है। जैसे उसको तुम उससे कंपेयर करो, जो नॉर्मल कूलिंग कूलिंग पॉट रहता है, कूलिंग पॉट देखा है? कूलिंग पॉट रहता है ना एक, Yes, sir. कूलिंग पॉट में तो सर। अंदर प्लास्टिक रहती है और थर्माकोल टाइप की बीच में फिलिंग रहती है, देखी होगी फोम या थर्माकोल टाइप की, ये सबने देखी है, यस और नो? यस सर। यस सर। बट जो थर्मोस बॉटल रहती है उसमें क्या रहता है? उसमें अंदर कुछ तो रिफ्लेक्टिंग चीज रहती है, या तो ग्लास रहता है या फिर बहुत हाईली पॉलिश मेटल रहता है नहीं रहता रिफ्लेक्टिंग? यस यस सर। सर। तो वो रिफ्लेक्टिंग क्यों रहता है? इवन तुम अगर इमेजिन करो, जो थर्मस आती है आजकल मिल्टन वगैरह की, वो तो मेटल की भी आती है, पहले तो मेटल की नहीं आती थी, प्लास्टिक की आती थी, अभी मेटल की भी क्यों आती है? क्योंकि मेटल के बीच में वो रख देते हैं एयर। और तुमने पिछली बार अगर देखा हो, जैसे बच्चों को लगता होना चाहिए था ना कि ये मेटल की बोतल में है, फिर भी ये क्यों इतना देर तक पानी गर्म रख देती है, ठंडा रख देती है? क्यों? देखो तुम इधर देखो, एयर की तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम रहती है, तो उसमें पता है क्या करते हैं? मेटल की सबसे ज्यादा है, फिर भी तुम सोचो कि वो मेटल की क्यों बनाते हैं? सबने मेटल की देखी ना थर्मोस। यस सर। अब यस मेटल की में वो सर। क्या करते हैं पता है? तो समझना, मेटल की में वो क्या करते हैं, मेटल लेते हैं और बीच में लेते हैं बहुत हाईली पॉलिश मेटल, इधर पे बहुत हाईली पॉलिश मेटल ले लेते हैं, और बाहर वाला मेटल ले लेते हैं, उसके बीच में क्या कर देते हैं? वो दे देते हैं गैप। क्या देते हैं? गैप। गैप गैप एयर दे देते हैं। एयर क्यों दे देते हैं? एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम रहेगा तो क्या रहेगा? देखो तुमने इधर पढ़ा था, देखो यहाँ पे कहाँ गया, अभी दिखाया था मैंने, ये रहा। एयर या वैक्यूम में सॉरी, एयर या वैक्यूम में क्या रहता है? थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम रहती है।
थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम रहती है, तो वहाँ कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होने वाला है, तो इसलिए हमने हीट ट्रांसफर ऐसे रोक दिया। और रेडिएशन हम कैसे रोक सकते हैं? रेडिएशन हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत पॉलिश सरफेस यूज करना पड़ेगा, ग्लास या फिर हाईली पॉलिश मेटल, बिकॉज वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे। हमें क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कूल है गाइस, देखो इधर, इसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लेते हैं। So radiation from the inner wall is reflected back to the contents of the bottle. वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है। The outer wall similarly reflects the back any incoming radiation. और सुनो, और मेटल से बनाने का क्या बेनिफिट है? अगर हम उसको फाइबर से बनाएंगे, थर्मस बॉटल जैसे पहले जार वगैरह पहले आते थे फाइबर के, अब सब मेटल के क्यों आने लगे? क्योंकि मेटल में क्या होता है, अंदर वाला तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा होता है, और बट बाहर से जो गर्मी आएगी या बाहर से बहुत जो ठंडा आएगी, वो उसको भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. तो वो दोनों चीजों पे काम करेगा। थर्मस बॉटल अगर प्लास्टिक वाली होती है, वो क्या करती है, वो अंदर वाले को तो रिफ्लेक्ट कर देगी, बट बाहर वाले को एब्जॉर्ब भी करेगी। ये क्या करेगा? बाहर वाले को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है? कंडक्शन और कन्वेक्शन तो हमने बिल्कुल हटा दी, बीच में क्या है, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स इज इवैक्यूएटेड, वैक्यूम है, टू रिड्यूस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस इन द फ्लास्क सपोर्टेड एज ऑन एन इंसुलेटर लाइक कॉर्क। ऐसे बीच में कॉर्क रहता है, इंसुलेटर सपोर्ट। तो आई होप आप समझ गए हो कि छोटी से छोटी थर्मल बोतल बनाने में भी कितनी फिजिक्स लगी होगी। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको समझने का ट्राई करना। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, हम वेन बोलते हैं, ठीक है? अब वेन ने क्या किया, एक बहुत ही सटल चीज नोटिस करी है, बहुत सटल चीज नोटिस करी है, वो समझना। ये चीज मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइक मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, तुम इमेजिन करो कि सन है, मैंने बोला सन का टेम्परेचर तुम्हें पता करना है, करोगे? कैसे करोगे? पता बताओ निशिता, कैसे करोगे? क्या जाके सन पे थर्मामीटर लगाओगे? No, sir. देंगे. तो वेन्स ने क्या किया बच्चों, एक एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करी है, बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, जो कि सब कर रहे थे, बट उसने उसको अलग वे में देखा और बहुत सिंपल सा रूल दिया। बट इस रूल ने पता है क्या किया है, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स चेंज कर दी। क्यों? आज की डेट में हम लाइट को एज अ लाइट या एनर्जी नहीं देखते, हम लाइट को एज अ पता है कैसा देखते हैं, मैसेज देखते हैं। जो भी लाइट हमारे तक आ रही है ना, वो मैसेज है, सोर्स ऑफ मैसेज है। क्योंकि वो हमारे पास जो भी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो आज की नहीं है, वो हो सकता है बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हो, क्योंकि पता नहीं है स्पेस में कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है। कई ईयर्स तक उन्होंने ट्रेवल किया है, कई लाइट ईयर्स तक ट्रेवल किया, तब जाके अर्थ पे पहुंची। तो उनके पास बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं इनसे एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ऐसे ही क्या किया, वेन ने एक बहुत सिंपल सी चीज नोटिस करी, वो समझना। उसने देखा, देखो ये ग्राफ समझने का ट्राई करना। उसने क्या देखा, ये इसे समझो, इससे पहले थोड़ा समझ लो। उसने क्या किया, उसने देखा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे उसने एक टेम्परेचर पे सपोज करो कोई बॉडी रख दी, कोई भी बॉडी रख दी, उसको हीट किया। तो सपोज 3000 केल्विन एक हाई टेम्परेचर है, उस हाई टेम्परेचर पे उसने क्या देखा, इससे सारी की सारी लाइट इमिट हो रही है। उसने उस वेवलेंथ को प्लॉट कर दिया। यस और नो? Yes, sir. तो सारी वेवलेंथ को प्लॉट कर दिया। सपोज ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम, जितनी वेवलेंथ पॉसिबल थी उसने सारी प्लॉट की। तो उसने क्या चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी, उसने वो ये एक चीज नोटिस करी कि कोई एक सर्टेन वेवलेंथ थी, कोई एक सर्टेन वेवलेंथ थी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी जो थी वो एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या थी, बाकी सारी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा थी। समझ में आई चीजें? मैं फिर से बताता हूँ एक बार, सुनो। उसने क्या किया, उसने बॉडी को गर्म किया, मैं बता रहा हूँ, उसने बॉडी को गर्म किया। गर्म किया तो तुम्हें पता है उससे वेवलेंथ निकलेंगी, इंफ्रारेड वेव, सारी वेव निकलेंगी, वो रेडिएट करेगी। तो उसने क्या किया, जितने भी रेडिएशन निकल रहे थे उन्होंने उसको बस क्या किया, एक ग्राफ में प्लॉट करते चले गए। सब देखो, इसकी वेवलेंथ कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, वेवलेंथ देखो सबकी ज्यादा होती गई। तो उन्होंने इसको प्लॉट किया, और जब उन्होंने प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई सर्टेन ऐसी वेवलेंथ है, एक कोई सर्टेन ऐसी वेवलेंथ है जिसकी क्या है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे तेज रेडिएट कर रही है, सबसे ज्यादा रेडिएट कर रही है। ठीक है, जैसे कुछ भी बॉडी, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि सपोज करो आयरन है, आयरन को तुम हीट कर रहे हो, तुम्हें वो पहला कैसे दिख रहा है, रेड। मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस में कैसा दिख रहा है, बोलो। Red. 2000 डिग्री पे कैसा दिख रहा है?
ऑरेंज मान लो, Orange. मान लो, येलो मान लेते हैं, ठीक है, चलेगा? कोई दिक्कत? No, sir. एक चीज समझो, No, sir. वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर रहा है? सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है ना? ऑल पॉसिबल रेडिएशन एमिटिंग। बट हमें रेड ही क्यों दिख रहा है? इस केस में भी सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है, बट हमें येलो क्यों दिख रहा है? कोई आंसर देगा इसका? ज़्यादा है। बहुत सिंपल, मुस्कान ने देखो सही बोला, आपने क्या बोला कि बिकॉज सर इस केस में रेड का क्या है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी रेड की इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ऐसे ही येलो की क्यों है? क्योंकि वो येलो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही चीज उसने नोटिस करी वेन्स ने। और वेन ने जब ये डायग्राम प्लॉट किया तो उन्होंने देखो क्या देखा, इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे इधर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे देखो कोई बॉडी है 3000 केल्विन पे है, देखो 3000 केल्विन पे है, तो उसने कुछ ये अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट करी। फिर उसको जब 4000 पे लेके गए तो उसने ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट करी। फिर और ऊपर 5000 पे लेके गए तो देखो उसने ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट करी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो देखो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है। और ये देखो तुम्हें पता है जब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे चले गए 7000 केल्विन पे, तो हमें कलर कैसा दिखने लगा है? कैसा दिख रहा है कलर? Red. ब्लू क्यों दिख रहा है? कि ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि उनने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। ये तो तुम लोग ने भी अब तक नोटिस कर लिया था कि नहीं? यार Yes, sir. Yes. आयरन कम गर्म है रेड, ज्यादा गर्म है येलो, और गर्म है तो वायलेट की तरफ बढ़ रहा है, ग्रे हो रहा है, वायलेट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. तो तुम लोग को भी पता है। उन्होंने इसको सॉल्व किया और बोल दिया कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट रहता है वो रहता है कोई कांस्टेंट बी। यही था वेन्स एनालिसिस, यही था बस वेन्स एनालिसिस, कोई नई चीज नहीं थी। ठीक है, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा डिले में आ रहा है। Yes, sir. Yes. बता दिया करो यार ये चीज। चलो शायद अब सही हो जाए चीजें। एक मिनट, ओके। अब बताना विजिबल है तो चीजें, ओके? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. It is तो visible. ये सब चीजें थी जो उन्होंने ऑब्जर्व करी। बस ये सब तुम लोग ने भी ऑब्जर्व कर लिया है। बट क्या याद रखना, यहाँ पे ये लेमडा क्या है? मैक्सिमम। लेमडा एम से लिख देता हूँ मैं, मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी क्या है? Maximum. Maximum. मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, जिसकी क्लास बार बार लीव हो रही है ना वो अपना गूगल एक बार अपडेट कर लेना, गूगल मीट अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, बग है गूगल मीट में, मैं समझता हूँ ये चीज। ठीक है, मैं भी क्योंकि कल मीटिंग ज्वाइन किया था तो वहां पर उन लोग के साथ हो रहा था जो नए टीचर्स आए थे। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ध्यान से एक बार ग्राफ को ये बैठा लो अपने दिमाग में। अब ये ग्राफ कितना यूजफुल है पता है तुमको? कितना यूजफुल है? जैसे तुम्हें सपोज करो सन का टेम्परेचर पता करना है, तो तुम क्या करोगे? सन से जो भी लाइट आ रही है उन सब लाइट को एक ग्राफ में प्लॉट कर लोगे। कर लिया? Yes, sir. Yes, तुम sir. देखोगे कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सी लाइट की है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी लाइट दिख रही है वो वाली वेवलेंथ तुम लिख लोगे। सपोज तुमने वेवलेंथ लिख ली कि मुझे ये पर्टिकुलर 10,000 एंगस्ट्रॉम वाली सबसे ज्यादा दिख रही है, 1000 एंगस्ट्रॉम वाली सबसे ज्यादा दिख रही है। अब तुम्हें पता है कि ये डेल्टा, ये टी और लैम्डा एम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना है बी, और वेन्स ने हमें उसकी वैल्यू दे दी गई ये एक्सपेरिमेंट से निकाल के 2.9 इंटू 10⁻3। तो तुम्हें बस क्या करना है, तुमने क्या किया, लेमडा एम तुमने कैलकुलेट कर लिया कि सन से भैया ये 1000 एंगस्ट्रॉम आ रही है। टी तुम्हें पता करना था, बी वेन्स ने बता दिया 2.9 इंटू 10⁻3। तो तुम सन का क्या बता लोगे? Temperature. टेम्परेचर बता लोगे। अब खाली टेम्परेचर ही नहीं, तुम हर एक चीज वेन्स ने, ये तो हम खाली वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ रहे हैं, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम खाली टेम्परेचर और इसका रिलेशन बता सकते हैं। बट वेन्स ने इतना बड़ा एक्सपोजर दिया था ना कि आप समझ नहीं सकते। लाइक
तुम्हें अभी पता चलेगा कि ये जो रेडिएशन तो रिलीज कर रहा है, अब रेडिएशन रिलीज करने का रीजन टेम्परेचर है, वो भी तुम्हें पता है। सब एटॉमिक लेवल पे लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, उसकी वजह से ही तो रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही चीज है? Yes, sir. एटम के Yes, अंदर sir. इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या चीज जज कर ली, उन्होंने कहा कि यार अगर मैं सारी वेवलेंथ बना लूं तो मुझे पता है कि वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक कुछ, एक वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक वेरी करने वाली है। अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम बना लूं पूरा विबग्योर, और विबग्योर की सारी वेवलेंथ में लिखता चला जाऊं, और मुझे अगर पता चल जाए कि सपोज करो ब्लू इसमें मैं सन से लाइट देख रहा हूँ तो उसमें ब्लू कम दिख रहा है, मैं किसी और स्टार की लाइट देख रहा हूँ या मार्स से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसमें मुझे कुछ और दिख रहा है, इवन मार्स अगर हमें ऑरेंज दिख रहा है तो इसका मतलब भी क्या है कि बाकी सारी लाइट वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ऑरेंज लाइट वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो वही लाइट है ना। तो हमें पता है कि वो कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स को हम जानते हैं कि उनका कंपोजिशन क्या होगा। जैसे हम जानते हैं, जैसे तुम अभी खुद ही बोल रहे थे ना कि जो मीथेन रहती है CH4 रहता है, मीथेन का जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तुम्हें पता है मीथेन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अगर हीटअप होंगे तो वो ब्लू लाइट रिलीज करेंगे, मतलब वो बाकी sir. सारे रेडिएशन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खाली ब्लू रेडिएट कर रहे हैं। तो इवन तुम लाइट देख के उसकी केमिकल कंपोजिशन भी जज कर सकते हो। तो तुम इस डायग्राम से इवन सन का केमिकल कंपोजिशन भी जज कर सकते हो कि उसके पास कौन कौन से एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, या वहां पे कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो? बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है इससे। और लॉ कितना सीधा साधा सा है, सबको समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, लॉ क्या है। लॉ सिंपल सा कह रहा है कि हर टेम्परेचर पे तुम्हें सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होंगे, बट कोई एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, सबसे Max. ज़्यादा. ज्यादा। ज़्यादा. चलो, आई होप यू लाइक द सेशन। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच स्टार इज वाटर, रेड और ब्लू? Blue. ब्लू पता है तुम लोग को अब, ठीक है। अच्छा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है कि रेडिएशन को हम जज कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले से, तो वो होता है ये भाई एच वाई है रेडिएटिव पावर, है ना, क्यू अपॉन टी जूल पर सेकेंड, ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग या स्लाइड्स, सहिष्णुता पक्का मैं बोल रहा हूँ दोनों मिल जाएंगी, एक दो दिन बस वेट कर लो, हम क्या है सारी रिकॉर्डिंग को एक बार में सेट करके बढ़िया सी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, एडिट करके जहां जहां एडिट होनी है। ठीक है, Sir, last ये क्या class है, वाली मिल जाएगी. सब सब मिलेगी, सब मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी। ए है एरिया, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड सिग्मा इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए जो परफेक्टली रेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए जो परफेक्टली रेडिएटर होते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल बॉडीज होती है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, एच इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। अब इधर ई क्या है, ई बच्चों इमिसिविटी होती है, इमिसिविटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक नॉर्मल बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। मतलब क्या है इसका, सिंपल सी बात है, इमिसिव पावर क्या होती है, इमिसिव पावर होती है रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वही जो तुम इंटेंसिटी बोल रहे थे। बस अंतर क्या होता है, हम इसको कंपेयर करते हैं ब्लैक बॉडी से। ठीक है, ब्लैक बॉडी की हमें पता है कि ब्लैक बॉडी की ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये क्या होगी, नॉर्मल बॉडी की क्या होगी, कुछ कम होगी, है ना, लो होगी। तो ई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 से कम होती है, 0 से 1 के बीच में ई की वैल्यू वैरी करती है। क्लियर है ये चीजें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक न्यूमेरिकल कर लो अब जल्दी से। अच्छा, बस ये छोटी सी चीज और देख लो, ये मतलब ये कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको ऐसे समझ लेना। सपोज करो कोई भी बॉडी है, सपोज करो ये सपोज करो कि ये सहिष्णुता है। ठीक है, अब सहिष्णुता के ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है मैं बोलूँ वो है H1। ठीक है, और सहिष्णुता जो रेडिएशन रिलीज कर रही है वो है H2। ठीक है, तो H1 तुम लिख सकते हो, H1 जो रेडिएशन आ रहा है वो मान लो कहाँ से आ रहा है, वो किसी लेट्स से किसी आउटर टेम्परेचर से आ रहा है मान लो। ठीक है, मान लो TS टेम्परेचर से आ रहा है। ठीक है, TS टेम्परेचर से सहिष्णुता के ऊपर रेडिएशन आ रहा है और उसका खुद का टेम्परेचर T है, तो उसके ऊपर जो रेडिएशन गिर रहा है वो तुम लिख सकते हो H1 क्या होगा, H1 होगा E सिग्मा A T टू दी पावर TS टू दी पावर 4, ये है जो उस पे आ रहा है। वो जो रिलीज कर रही है वो क्या है, E सिग्मा A T टू दी पावर 4, है ना। ये चीज क्लियर है? अब तुम्हें अगर वो लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, डिफरेंस, कि मतलब वो जितना रेडिएट कर रही है माइनस उस पर जितना गिर रहा है। अगर मैं पूछूं कि उसने कितना गेन किया है, उसने कितना रेडिएशन गेन किया है, तो उसने गेन कैसे लिखोगे, उसका गेन, या फिर उसने कितना लॉस किया है। सपोज करो मैं लॉस पूछ रहा हूँ, ये चीज तुम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ध्यान देना। सपोज मैं लॉस पूछ रहा हूँ तो लॉस का मतलब क्या है,
जितना वो रेडिएट कर रही है माइनस जितना उसके ऊपर गिर रहा है वो गेन कर रही है, तो वो लॉस कर रही है H2 माइनस वो गेन कर रही है H1। H2 माइनस H1 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा E सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴। बस ऐसे ही ये फॉर्मूला बन गया है। क्लियर है चीजें, कुछ नई चीज नहीं है इसमें, बस ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अब हमने दोनों ही केस में ई क्यों लिया है, बिकॉज ई लेते हैं हम जिस बॉडी पे हम रिसर्च कर रहे हैं उस बॉडी की इमिसिविटी। तो ये रेडिएशन भी क्या था, भले ही आ बाहर से रहा है, भले ही आ सराउंडिंग से रहा है, देखो हमने वैल्यू इसमें टीएस की डाली है, बट ये गिर किस पे रहा है, सहिष्ठा पे। तो हम बॉडी क्या लेंगे कि सहिष्ठा की इमिसिविटी कितनी है, कि वो कितने लेवल पे एब्जॉर्ब कर सकती है। इस केस में क्या था कि वो कितने लेवल पे इमिट कर सकती है, तो हमने उसका टेम्परेचर लिया है। क्लियर है चीजें, Yes, चलेगा sir. guys? Yes, चलो sir. अब जल्दी से एक फॉर्मूला कर दो, सब थ्योरी है। हाँ ये करो, पोल्स में आंसर करना, कोई भी चेपो चेपो नहीं करेगा प्लीज चैट्स में। I'll run the poll and बहुत जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, किसी को अगर कोई भी इशू है प्लीज डू लेट मी नो। ये सब चीजें बिल्कुल थ्योरी वाली थी, कंडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, मेरे को रेडिएशन और कन्वेक्शन थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ये सिर्फ रॉ लॉज है इसमें, बट इजी है, पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं रेडिएशन से तो आते ही आते हैं, और तुम दबा के आंसर करके बढ़िया पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला लॉ समझ नहीं आया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला लॉ समझ में नहीं है, मुस्कान में बताता हूँ। वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, स्टीफेंस लॉ ऑफ कंडक्ट वो रेडिएशन है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखो कुछ नहीं है, क्या है मैं बताऊं। उसने बोला स्टीफन ने कि जो रेडिएशन है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज पे तो जो डिपेंड करेगा वो है एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा रेडिएशन। उसके बाद उसने बोला कि वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर की पावर 4 पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा रेडिएशन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। T⁴ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उसने कांस्टेंट अपनी साइड से लगा दिया सिग्मा, बस सिग्मा A⁴ है वो। अब ये तो उसने बताया था ब्लैक बॉडी के लिए, जो परफेक्टली क्या कर रही होगी, सारे रेडिएशन रिलीज कर रही होगी या एब्जॉर्ब कर रही होगी। जनरल बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई एक छोटू टर्म से करा देंगे जो कि होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी हमें क्या बताता है, एमिसिविटी हमें बताता है कि कोई भी बॉडी की इमिसिव पावर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। अब इमिसिव क्या पावर क्या होती है, इमिसिव पावर होती है कि तुम कोई भी बॉडी कितना रेडिएट या एब्जॉर्ब कर रही है, वो चीजें हैं। मुस्कान क्लियर हुई, टफ चीज नहीं है ये, सीरियसली सिंपल है। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही मुस्कान, यस सर, थोड़ा क्लियर थोड़ा हो अभी रहा भी नहीं हो पहले रहा, से। बताओ एक बार बताओ, मैं स्पेसिफिकली क्लियर करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा, और मुझे मुझे क्लैरिफाई करने का ट्राई करो कि सर इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रहा है। सर एक बार ऊपर वाली हेलो, स्लाइड दिखा दीजिएगा। नहीं पहले ये क्वेश्चन करो फिर मैं दिखा रहा, पहले पूछो तो। ओके सर, हम्म सर एक बार ई डिफाइन कर दीजिए। ई में फिर डिफाइन कर देता हूँ। देखो ई क्या है बच्चों, इमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी है। ठीक है, क्या है बोलो मेरे साथ, इमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। क्लियर है। अब तो पूछोगे इमिसिव पावर क्या होती है, पूछो इमिसिव पावर क्या होती है। सर क्या होती है? बहुत बढ़िया। तो इमिसिव पावर बच्चों कुछ नहीं होती है, बहुत सिंपल सी चीज होती है। इमिसिव पावर मैंने बोला ना, इमिसिव पावर होती है रेडिएशन, एच से लिख दो या किसी से भी लिख दो, पी से लिख दो, रेडिएशन फॉलोइंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, जूल जो एनर्जी है, जूल जे, जो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी फॉल कर रही है किसी बॉडी पे, वो है एमिसिव पावर। बस उस बॉडी की, या वो कितना रेडिएट कर रही है। देखो दो अलग अलग डिफरेंस लेना। अभी सपोज तुम्हारे अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम कितना एब्जॉर्ब कर रही हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तब वो तुम्हारी एमिसिव पावर हो गई। दूसरा केस, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चा तुम कितना रेडिएट कर रहे हो या तुम कितना रिलीज कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, तभी फॉर्मूला सेम रहेगा A/T, बट तब मैं क्या बोलूंगा, ये क्यू क्या है, जो तुम रेडिएट कर रही हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है चीजें। यस सर। मतलब अब मुझे कभी भी कुछ कंपैरिजन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मुझे सपोज रिया का करना है, तो मैं रिया के बराबर की एक ब्लैक बॉडी मान लूंगा। ठीक है, और मैं समझूंगा कि वो कितना रेडिएट करेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब सेम एरिया की, जितना एरिया रिया का उतने एरिया की एक और बॉडी बना लूंगा।
इसमें अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं बच्चों? ये तो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। सच्ची बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो नो सर। गाइस यू हैव टू हेल्प मी आउट। अभी अनटिल एंड अनलेस तुम डॉक्टर को नहीं बताओगे सर प्रॉब्लम कहाँ पे है, डॉक्टर थोड़ी ना समझ पाएगा। डॉक्टर को बताना पड़ता है ना, सर पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ में जो हो रहा है। नहीं हो रहा है यस सर, होता है। तो फिर बहुत सिंपल है, पता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल। इसमें भी तुम लोग क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? देखो कैलकुलेटर यूज कर लो यार, वैसे तो हैबिट नहीं डालना कैलकुलेटर की। मेरे को तो हो गई है क्योंकि इंजीनियरिंग आ रहा है। हम लोग को कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, हम लोग 2+2 भी कैलकुलेटर से करते हैं। देखो इधर एच कितना दिया गया है, 28। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन? दिया गया नहीं दिया गया एच? यस इमिसिविटी सर, कितनी, ये तो दिया है। 0.5। यस सर। यस सर। उसके बाद सिग्मा 5.6 इंटू 10⁻⁻8, सब यूनिट देखो उसमें ही है। इफ हीट लॉस बाय कन्वेक्शन कंडक्शन इन नेगेटिव देन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तुमसे पूछ रहा है बट किसमें पूछ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा केल्विन T⁴ 3160 की पावर 4। बस अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे करोगे सॉल्व इसको? तुम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है ना? यस यस सर। 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 यस। अब मैथमेटिक्स तो करनी पड़ेगी यार, अब उसमें तो देखो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। ठीक है सर 3160 की अगर हम होल पावर 4 ले तो फिर वो बहुत लंबा आ रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। रुक जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। e⁻13 ये आएगा देखो, 9.97 इंटू 10⁻13 आएगा। ठीक है, -8 कर दो, 9 10 11 12 13 5 आ गया, 5 आ गया। फिर इसको कर दो 0.5। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा देखो, अभी वो चीज ऐसी है जिसमें अभी आई कांट हेल्प यू इन दैट। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है। और ये हो सकता है मैंने क्वेश्चन बनाया है तो, या जिसने भी बनाया उसमें रैंडमली वैल्यूज डाल दी हो। बाकी बहुत रेयरली होता है, कभी टफ दे वैसे दे देते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि कोई क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्चुअली टफ करेंगे या न्यूमेरिकल से टफ करेंगे। तो न्यूमेरिकली टफ करना ज्यादा इजी होता है, तो कई बार न्यूमेरिकली टफ कर देते हैं। ठीक है, 0.5 हो गया 4.98। सिंपल है यार, 0.1 के अराउंड ही आएगा, जिसका ए आ रहा है वही करेक्ट है। क्योंकि इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये अभी सॉल्व किया मैंने तो कुछ तो अप्रोक्स आंसर आ रहा है 28 इंटू 10⁵ ऐसा 4 हो जाएगा। सर। ये आएगा अप्रोक्स आंसर। ठीक है, ये आएगा 1 कर देना, एरिया बताना है तो ये हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1/10⁻⁴ -4। ये नहीं यस 5 ही सर। आएगा, सॉरी 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 5 ही रहेगा। बस इसको सॉल्व कर देना, 0.1 इंटू 10⁻⁻4, एरिया आ गया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बस कैलकुलेशन है इसमें, कुछ और नहीं है, रॉ कैलकुलेशन है। यस सर। और तुम लोग को फॉर्म सॉल्व तो करना पड़ेगा, पावर 4 316 अरे जीरो, अब तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे मल्टीप्लाई मत करना ना कि 3160 इंटू 3160 कर रहे हो, ये मत करना। पहले ही लिख दो, देखो 10⁴ पहले बार कर दो, 316 का करो, 316 से अब ये करते रहो 4 बार, ये तो करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं करना पड़ेगा पता है। ले इसमें भी नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? सर इसको अप्रॉक्स 3000 लेके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अप्रोक्स 3000 लेके मत करना, आंसर गलत आएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर, क्योंकि सारे आंसर बहुत पास पास के हैं, 0.1 0.2। इसीलिए इसीलिए ये सारे आंसर क्या है, बहुत पास पास के हैं। देखो कोई भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअली टफ होगा मैथमेटिकली, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। अभी तो मैथमेटिक्स के लिए अभी बचोगे ना तो एग्जाम में भी बचते रहोगे।
ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो इसमें कौन सा रूल लगना है, धनिष्का बताओ आप। धनिष्का, सुप्रिया, अच्छा आप बताओ, हो क्लास में? सो ही गए लोग तो लगता है। सुप्रिया, सुगंधा, शुभांगी, शीतल। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो पहले क्वेश्चन सर पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगेगा। देखो सिंपल सी बात, उसमें भी ये तो बहुत इजी है। ब्लैक बॉडी रेडिएट पावर पी दी गई है, जरूरत नहीं है। मैक्सिमम एनर्जी इज रेडिएटेड बाय अराउंड अ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, मतलब उससे कुछ तो लैम्डा नॉट हो रही है। मान लो जब टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है। अब कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सच एज रेडिएटेड मैक्सिमम एनर्जी अराउंड वेवलेंथ। अभी 3 लैम्डा नॉट बाय 4 हो गया, तो टेम्परेचर मान लो T2 हो गया है। यहाँ से T2 टेम्परेचर निकाल लेना, और पावर तुम्हें पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, T⁴ के। तो पहले पावर जो T है वो T⁻⁴ होगा। अब जो P2 आएगा वो क्या हो जाएगा, T⁴ T0 T2 तुमने रिलेशन निकाल लिया है P2 P2 में, यहाँ से आ जाएगा P P2 में। क्लियर है चीजें, इजी है अभी, बहुत इजी बनते हैं। बट अभी पूछ लो मेरे से, अब 2 मिनट जरा बात करते हैं। वैसे तो क्लास एंड हो रही है, ये तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसकी रिकैप ले लो। ये समरी है आज की, या पूरे चैप्टर की समरी, बस इतनी सी है। देखो ये है बस, दैट्स इट। बाकी सब थ्योरी बेस्ड थी, जो तुम्हें एज एन स्टूडेंट आनी चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। सर सर अच्छा, फिजिक्स का टेस्ट थोड़ी कब सी है? बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भूमिका। सर सर फिजिक्स का टेस्ट कब है? पहले वाली। फिजिक्स का सुनो, आज मैं डीपीपी शेयर करा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट, फिजिक्स का मैं आज डीपीपी शेयर करा दूंगा, और उसको लगाना। नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेना। 10-15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं अवेलेबल रहता हूँ क्लास में, तो तुम 10 मिनट पहले नेक्स्ट फ्राइडे ज्वाइन कर लेना। नहीं समझ में चीजें पूछना, ठीक है? 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करके डीपीपी आज मैं शेयर करा दूंगा पक्के से। ठीक है, उसको सॉल्व करना बहुत सिंसियरली। एग्जाम होगा तुम्हारा, बस आज हो गया तो आज डीपीपी आ जाएगा, संडे को तुम्हारा एग्जाम हो जाए। ओके सर। हाँ, इसी संडे। देखो है नहीं कुछ यार, कंडक्शन से आएगा क्वेश्चन, एक आएगा उससे, इससे आएगा रेडिएशन वाले फॉर्मूले से, एक विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से। सर एक्चुअली गूगल 3 फॉर्म फॉर्मूले में पढ़ा है आएगा तुमको। या फिर गूगल गूगल फॉर्म में फॉर्म आएगा, के फॉर्म में आएगा? गूगल फॉर्म के फॉर्म में आएगा, बट तुम चीटिंग नहीं करना प्लीज। ओके सर, नहीं ओके करेंगे। सर। मतलब पूछ लेना मेरे से अगर कोई एग्जाम में नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में भी बोलोगे तो मैं कराने की ट्राई करूंगा, बट चीटिंग मत करना। Okay, sir. यस सर। ठीक है, सर और जो चीजें क्वेश्चन क्लियर, नहीं आएगा ना उसकी स्क्रीनशॉट लेके बस उसका फ्राइडे को स्क्रीनशॉट पूछ ले लेना। लेना। हाँ ठीक है, बट ट्राई करना। अभी डीपीपी आएगा ना, डीपीपी से ही क्वेश्चन आएगा, डीपीपी अच्छे से लगा लेना। और जस्ट इन केस कोई इशू हो देखो डीपीपी के बाद, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना मेल लिख देता हूँ इधर, पहले रिकॉर्डिंग